देखिए आज के क्लास में जो आप गैसेस स्टेट चल रहा है या स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें चल रहा है, जिसमें आप गैस के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गैस लॉस के बारे में आप पढ़ेंगे, गैस कौन कौन सा लॉ फॉलो करता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो किस लॉ को फॉलो करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या करना है, सो ऑन। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में आप सीखे हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या मतलब होता है वो आप सीखे। फिर आप आए एक नए प्रॉपर्टी पे जिसको हम लोग डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के नाम से लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया था। आज के क्लास में हम लोगों को गैस के एक अलग तरह के प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है। गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना है और इस प्रॉपर्टी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये एक्चुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कुछ पोर्शंस आप अभी केमिस्ट्री के हिस्से वाला पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन जब आप थर्मोडायनेमिक्स वाला पढ़ेंगे, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो ये दोनों जगह है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि कुछ अगर अभी आपको नहीं बताया जा रहा है और आपको बुक में नजर आ रहा है तो आप ये नहीं सोचे कि आपसे छूट गया है। एक्चुअली केमिस्ट्री में कुछ पोर्शंस है, कुछ पोर्शन फिजिक्स में है। जब दोनों मिल जाता है तब आपका पूरा कंबाइंड चीज है ना खड़ा हो जाता है। तो आप जब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पढ़ेंगे उसमें भी आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करके एक छोटा सा यूनिट पढ़ेंगे चैप्टर, और अभी आपके पास गैसेस स्टेट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक छोटा सा टॉपिक है। तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, एक ही चीज है, कहीं छोटा सा करके दिया हुआ है, कहीं बड़ा करके एक चैप्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केटीजी भी लिखते हैं, केटीजी लिखते हैं, केजीएफ नहीं लिखते हैं, ठीक है, केटीजी लिखते हैं। तो केटीजी क्या बताता है, ये सबसे पहले तुमको ये सिखाता है कि कोई भी गैसेस सैंपल अगर आप किसी कंटेनर में लेते हो या कहीं कोई गैसेस सैंपल अगर मौजूद है, जैसे इसी रूम में हम हैं तो इस रूम में गैस का एक सैंपल है, तो उस गैसियस सैंपल के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। इसके थ्योरी को कुछ पोस्टुलेट्स के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप एक एक टर्म लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर जाके आपको एक नया न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले आप बारीकी से इसके पॉइंट्स को समझें, फिर हम आपको सब एक एक करके दिखा देंगे। मान लो जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आप किसी गैस को लेंगे, ये आपके पास एक गैसियस सैंपल है। तो कोई भी गैसियस सैंपल जब आप लेंगे ना तो उसके अंदर बहुत सारा छोटा 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 गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा। गैसियस सैंपल में छोटा छोटा बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है। उन गैसियस मॉलिक्यूल्स का साइज काफी छोटा होता है। तो आप जब पूरे गैस के वॉल्यूम का बात करेंगे, जब आप पूरे गैस के सैंपल का वॉल्यूम का बात करेंगे तो पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ना उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। पूरे गैसियस वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा ना उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्टेड। अब दूसरा बात देखिए, दो गैसियस मॉलिक्यूल्स तुम पकड़ो, एक गैसियस मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, जैसे आप लोग फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप जानते हैं, तो उनमें आयंस होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन की वजह से इंटरैक्शन लगेगा, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। दो बात अभी तक बता चुके, एक गैसियस मॉलिक्यूल का साइज काफी छोटा होता है तो पूरे गैसियस वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। अब किसी भी टेम्परेचर पे जब तुम बात करोगे ना तो गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे खड़ा नहीं रहता, एक जगह रुका नहीं रहता,
गैसियस मॉलिक्यूल काफी हाई वेलोसिटी से घूमते रहता है, गैसियस मॉलिक्यूल काफी हाई वेलोसिटी से घूमते रहता है। अब उनका जो मोशन है, जैसे यहां से चला यहां, फिर यहां से आया यहां, फिर यहां से आया यहां, फिर यहां से आया, मतलब रैंडम मोशन में इस तरह से मूव करता है। तो उसका जो हाई वेलोसिटी का मोशन है वो अपना रास्ता कब बदलता है? देखो जैसे यहां से यहां गया, तो फिर यहां के बाद रास्ता बदला, फिर रास्ता बदला, फिर रास्ता बदला। ये जो रास्ता बदलता है, पाथ में डिविएशन लाता, वो क्यों लाता है? जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से टकराए या दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल से टकराए, ये मॉलिक्यूल चला यहां से जाके कंटेनर के वॉल से टकराया, कोई नहीं मिला तो गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराया। तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है या कंटेनर के वॉल से टकराता है, तो उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो चेंज कर लेता है, अपना पाथ बदल लेता है। इस वजह से हाई वेलोसिटी पे इस तरह के पाथ को फॉलो करता है, जिसमें वो खुद बाकी गैसियस मॉलिक्यूल के साथ टकराते रहता है, नहीं तो कंटेनर के वॉल से टकराता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये उठता है कि जब कंटेनर के वॉल से या गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है, तो क्या एनर्जी का लॉस होता है? No, there is no energy loss because all collisions are perfectly elastic. आप लोग perfectly elastic वर्ड का मतलब समझते हैं? Yes. तो जितना भी कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन बोलो या कंटेनर के वॉल के साथ बोलो, वो सब परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक है तो एनर्जी का लॉस होता नहीं। अब आ गया, जब मेरा कोई गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से टकराता है, मान लो कोई गैसियस मॉलिक्यूल गया कंटेनर के वॉल से टकराया, तो जब वो वॉल से टकराएगा तो उसका एक फोर्स होगा जो वॉल पे लगेगा। जैसे मेरा फिंगर जाके इस वॉल से टकराया, तो देख रहे हो ना फोर्स लगता है ना वॉल पे। इसी फोर्स का जब आप पर यूनिट एरिया वैल्यू निकालेंगे, देन इट इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर। जब आप इस फोर्स का पर यूनिट एरिया वैल्यू निकालेंगे, देन इट इज कॉल्ड गैसियस प्रेशर। आप बोलते हैं ना कि सर देखिए कोई एक कंटेनर है, कोई एक गुब्बारा है, कोई एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरा है और उसका प्रेशर 10 एटीएम है। तो 10 एटीएम प्रेशर, 5 एटीएम प्रेशर, 4 एटीएम प्रेशर, जो आप प्रेशर बताते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? वो एक्चुअली होता क्या है कि उस कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल जब कंटेनर के वॉल से टकरा रहा है, तो कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स का पर यूनिट एरिया वैल्यू आप गैसियस प्रेशर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं गैसियस प्रेशर। अब आइए, जैसा कि शुरुआत में हम बोल चुके थे कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल एक जगह खड़ा नहीं रहता, ऐसा नहीं कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल रुका हुआ, हर गैसियस मॉलिक्यूल मूव करता रहता है। जब गैसियस मॉलिक्यूल मोशन करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। देखा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैसियस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका एवरेज वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी घटेगा, एंड वाइस वर्सा। क्या यहां तक सब समझ में आया आपको? क्या क्या बोला गया आपको? यस सर, यस सर। चलिए थोड़ा फटाफट लिख लीजिए, अब लिख लीजिए इसको। टॉपिक दे दीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। These are the following postulates. These are the following postulates for kinetic theory of gas. These are the following postulates for kinetic theory of gas. These are the following postulates for kinetic theory of gas. First में लिखो, every gaseous sample is made of large number of gaseous molecules. Is made of large number of gaseous molecules. Large number of gaseous molecules.
Next point. These gaseous molecules are very small. These gaseous molecules are very small, and the volume of gaseous molecule can be neglected, in comparison with total volume of gas. In comparison with total volume of gas. In comparison with total volume of gas. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा the force of interaction between gaseous molecule is negligible. The force of interaction between gaseous molecules is negligible. The force of interaction between gaseous molecules is negligible. Next point लिखना. All gaseous molecules moves with very high velocity. All gaseous molecule moves with very high velocity in a straight line. Moves with very high velocity in a straight line. And their direction of straight line motion changes. Their direction of straight line motion changes when they collide with other gaseous molecule. Or with the wall of container. When they collide with other gaseous molecule or with the wall of container. Other gaseous molecule or with the wall of container. Next point में लिखो. All collisions are perfectly elastic. All collisions are perfectly elastic. So there is no energy loss. During any collision. ठीक है. Next point. When gaseous molecule collide with wall of container, they exert force on wall. Whose per unit area value
whose per unit area value is called gaseous pressure, is called gaseous pressure. Is called gaseous pressure. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स is directly proportional to absolute temperature. Is directly proportional to absolute temperature. हो गया? देखो इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, जो बार बार अपना डायरेक्शन बदलता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन पाथ जो बार बार अपना डायरेक्शन बदलता है, उसको हम लोग जिगजैग पाथ भी कहते हैं, जिगजैग। तो इस वर्ड से भी ध्यान रखना। अब आइए काम पे आगे बढ़ते हैं। इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे, जो पोस्टुलेट्स अभी आप पढ़े, उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे फिजिक्स में काइनेटिक गैस इक्वेशन का एक डेरिवेशन है। फिजिक्स में इन पोस्टुलेट्स को ध्यान में रख के एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया जाता है, आपका भी करेंगे जब आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बिना डेरिवेशन के उसी इक्वेशन के बेसिस पे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। बाय यूजिंग kinetic theory of gas, we have kinetic gas equation. kinetic gas equation तो कोई ये कहता है PV is equals to 1/3 mnu square. PV is equals to 1/3 mnu square. इसमें कौन सा टर्म किसको स्टैंड करता है? याद रखना कि आप P स्टैंड करता है गैसियस प्रेशर, ये आपको गैसियस प्रेशर बताता है। V स्टैंड करता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस या कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस है उसका वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस। M क्या है? मास ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल, एक सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल का मास है m। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर, एंड u स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको आप आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन PV इक्वल्स टू 1/3 mnu स्क्वायर, PV इक्वल्स टू 1/3 mnu स्क्वायर, ये आपके जो थ्योरी आप लिखे, पोस्टुलेट्स लिखे, उसको बेस मान के डेरिवेशन करके लाया जाता है। फिजिक्स में डेरिवेशन होगा PV इक्वल्स टू 1/3 mnu स्क्वायर। P स्टैंड करता है गैस का प्रेशर, V स्टैंड करता है वॉल्यूम ऑफ गैस, M है एक एक गैसियस मॉलिक्यूल का मास, N स्टैंड करता है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और U स्टैंड करता है आरएमएस वेलोसिटी, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अगर हम 1 मोल का बात करें, फॉर 1 मोल गैस, अगर आप 1 मोल गैस का बात करेंगे तो क्या ये नंबर एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा? अब सुनिए, अगर आप एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या ये मोलर मास होगा, 1 मोल का मास? बोलिए जी बोलिए।
एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास होगा। Therefore, PV is equals to 1/3 FU square। ये इक्वेशन उस समय काम आएगा जब आप एक मोल गैस का बात करेंगे। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल गैस के लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M इनटू U स्क्वायर। ये कैपिटल M किसके लिए है भाई? मोलर मास के लिए। मोलर मास, एक मोल का मास। अगर हीलियम लोगे तो कितना लोगे कैपिटल M? अरे तुम हमेशा अधूरा काहे बोलते? तब अभी समझा? 4 ग्राम पर मोल लोगे, केजी में बदलना पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मान लो कुछ भी है तो केजी है, अगर केजी बदलना बदलेंगे। अच्छा, अगर ऑक्सीजन गैस लोगे तो क्या लोगे हम? 16 ग्राम पर। ऑक्सीजन गैस जब बोलेंगे ना तो O नहीं होता है, O2 होता है। कोई भी गैस एटम फॉर्म में नहीं होता, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2, क्लोरीन गैस Cl2, हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस बोल के H नहीं लिख सकता है, समझ पा रहा है? नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो आपके पास इक्वेशन आया, जिसको आप काइनेटिक गैस इक्वेशन कह रहे हैं, PV इक्वल्स टू 1/3 MnU स्क्वायर। एक्चुअली बोला जाए तो दो इक्वेशन अभी तक आपके पास आ चुका है। एक है P डॉट B इज इक्वल्स टू 1/3 MnU स्क्वायर, और अगर आप पर मोल का बात करेंगे, पर मोल गैस, तो आपके पास इक्वेशन आ गया PV इज इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल MU स्क्वायर। हर एक टर्म का अपना एक मीनिंग है, वो मीनिंग भी आपको बताया गया है। अब देखिए यहां से ध्यान से हम लोग निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस का काइनेटिक एनर्जी देखो, हमारे पास एक मोल गैस के लिए इक्वेशन है PV is equals to 1/3 MU स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3PV is equals to MU स्क्वायर। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड को गौर से देखो, क्या ये राइट हैंड साइड हाफ MV स्क्वायर है? तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए is equals to 3/2 PV। एक फॉर्मूला 3/2 PV, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस इज 3/2 PV। थोड़ा आइडियल गैस इक्वेशन पे आइए। फॉर 1 मोल क्या आपको याद है, आप लिखते हैं PV is equals to nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स एक है, केवल एक मोल है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू RT। जहां PV है वहां RT को प्लस करो, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस हो जाएगा 3/2 ऑफ RT। 3/2 ऑफ RT, ये रहा इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। अब मान लीजिए जैसे कोई एक सैंपल है मेरे पास, उसमें 5 मोल है, 5 मोल गैस का है, तो एक मोल के लिए 3/2 RT, 5 मोल के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर हमारे पास if any gaseous sample have x मोल है, तो क्या हम उसका काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं एक मोल के लिए 3/2 RT मल्टीप्लाइड विथ x? यस सर। ठीक है, ये था एक मोल के लिए, ये था x मोल्स के लिए। अब आओ एक एक मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं। फॉर
वन गैसियस मॉलिक्यूल, एक गैसियस मॉलिक्यूल चुनिए। देखिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं एक एक मॉलिक्यूल का, तो जो आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल लाए हैं ना एक मोल का, उसमें आप एक मोल के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक मोल के नंबर से डिवाइड कीजिए और डिवाइड कर दिया अवोगाड्रो नंबर से। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आया मेरा 3/2 ऑफ RT एक मोल के लिए और नीचे अवोगाड्रो नंबर। अब हम आपसे क्या बोले, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है ना, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री है ना एक ही बार में है ना, वो है सोचता कि 2 दिन के क्लास में सब पढ़ा दे। ये देखिए R/Na, R/Na को एक खास कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। 3/2 ऑफ kT, जिसमें K जो आपको दिखाई दे रहा है वो R/एवोगाड्रो नंबर की जगह पे है। इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाम सुने हो? यस सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन में है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये इसका वैल्यू होता है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल या जूल पर केल्विन। यह है K। अब जरा 3 लाइन पे आप ध्यान दीजिए। एक मोल का बात कीजिए, एक्स मोल का बात कीजिए या एक मॉलिक्यूल का बात कीजिए, तीनों चीज में एक चीज कॉमन है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लास्ट पॉइंट पे यही लिखे थे? यस सर। तो आपके पास आया therefore kinetic energy is proportional with absolute temperature. Kinetic energy is proportional with absolute temperature. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर को घटाइएगा काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए यहां, फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ कौन सा फॉर्मूला से बनेगा? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, किससे बनेगा? 1 2 3 किससे बनेगा? 2। वेरी गुड, यहां से बनेगा। करना क्या है भाई? 3/2 RT into X। 3/2 R का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 27 लेंगे क्या? नो सर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 300 केल्विन। यस। और बोलो x क्या लोगे? x क्या लोगे क्वेश्चन के हिसाब से? x इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितना लोगे? 10 लेगा। हाइड्रोजन H होता है या हाइड्रोजन H2 होता है? 20। अच्छा 20 ले लेगा। अब सॉरी सर 5 कर लेंगे यार, 5 लेंगे। H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम, यहाँ पे 10 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स 5 होगा ना? यस। यस सर। 10/2 मोल्स। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा उसका यूनिट होगा जूल। ये आंसर, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ
1 mole of H2 and 1 mole of N2 at सेम टेम्परेचर। बोलो कितना आंसर है? आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है हाइड्रोजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए, दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों का नंबर ऑफ मोल्स 1 है। बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। अरे क्या हो गया? 1:7। अरे यार 1:1 1:1 पर मोल के लिए ये है क्वेश्चन। बताओ इसमें कहां है गैस का प्रॉपर्टी? कोई गैस का नेचर है? R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट? यस। गैस का कोई प्रॉपर्टी है जी रोहित कुमार उसमें? काइनेटिक एनर्जी H2 का लिखिए, काइनेटिक एनर्जी N2 का लिखिए। अगर आप एक मोल का बात कर रहे हैं तो 3/2 RT H2 के लिए और 3/2 RT N2 के लिए। अब बताइए पूरा कट गया 1:1 ना आया? अरे तो अपने से कुछ भी आंसर बना रहा है यार तुम। हाँ काहे नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, फिर नोट करो फटाफट यहाँ तक, फिर आगे बढ़ो। अब देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी पे आप डिस्कशन किए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि कोई भी गैस से सैंपल का जब आप बात करेंगे, कोई भी गैस से सैंपल का जब आप बात करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाकी R होगा अगर मोल्स में बात करेंगे और K होगा अगर पर मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स एक से अलग हुआ तो। ठीक है, अब आइए थोड़ा अगला एक टर्म दैट इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर फॉर 1 मोल। एक मोल के लिए हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं, Pv = 1/3 mu स्क्वायर। तो आप अगर यहां से u स्क्वायर लिखते हैं तो 3Pv/m होगा, या फिर अगर आप चाहो तो u = √3Pv/m। एक इक्वेशन ये रहा। अब देखो एक मोल के लिए तो Pv और RT ये दोनों बराबर होता है। Pv = nRT से नंबर ऑफ मोल्स 1 पुट के Pv और RT बराबर होता है। तो वैसे सिचुएशन में Pv और RT अगर बराबर है तो आप लिखते हैं u = √3Pv के जगह पे RT, 3RT/m। ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। अब थोड़ा सा गैस का जो डेंसिटी आप पिछले क्लास पढ़े थे ना, गैस का डेंसिटी आप पढ़े थे, डेंसिटी ऑफ गैस, उस पे आएंगे। फॉर डेंसिटी ऑफ गैस, कोई बता रहा है डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला जो लास्ट में पढ़ के गया था? बोलो बोलो। डेंसिटी D is equals to Pm/RT। तो लेफ्ट हैंड साइड में RT और Pm को भेजो, m को भेजो, तो P बाई डेंसिटी दिखा। देखो जहां RT/m है, जहां RT/m है, अगर तुम चाहोगे तो प्रेशर बाय डेंसिटी
भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका तीसरा इक्वेशन होता है अंडर रूट 3 प्रेशर बाय डेंसिटी, ये इसका थर्ड इक्वेशन। जैसा डाटा रहेगा उस हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे। मेरा सजेशन क्या है वो सुनो, हर पैरामीटर को एसआई यूनिट में बदल के लिखिएगा, हर पैरामीटर को एसआई यूनिट में बदल के लिखिएगा। यूज पी बी एम डी इन एसआई यूनिट, सबको एसआई यूनिट में बदल के लिखिएगा। अगर आप एसआई यूनिट में बदल के नहीं लिखिएगा तो आपको वेलोसिटी प्रॉपर एसआई यूनिट में नहीं मिलेगा, मीटर पर सेकंड। चलो आर भी बता दो, कोई आर का बताओ, अगर एसआई यूनिट में वैल्यू लेना है तो कौन सा वैल्यू लोगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट में क्या वैल्यू लोगे? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, वो उसका एसआई वाला वैल्यू 8.31। आर लेना तुम लोग 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो डाटा ऐसे तैयार है। यह है आपके आरएमएस वेलोसिटी का वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन अभी तक इस आरएमएस वेलोसिटी का कांसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, इसके लिए आपको इसके अगले टॉपिक में इंटर करना पड़ेगा। उसका नाम है मैक्सवेल थ्योरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। सी दिस कॉन्सेप्ट, मैक्सवेल distribution of molecular speed। मैक्सवेल साइंटिस्ट, तो ऐसा बता रहे थे मैक्सवेल सबसे पहले है ना, जितना भी कोई गैसियस सैंपल के अंदर अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसके स्पीड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो देखे, जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में है ना बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल्स है, सब अपने अपने हिसाब से घूम रहा है। अब हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। हर किसी का स्पीड अलग से पढ़ाई करोगे ये पॉसिबल नहीं है। तो वैसे केस में वो क्या बोले कि पूरे गैसियस सैंपल में जितना भी मॉलिक्यूल अपना स्पीड अलग अलग रखे हुए उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। उनका कहना था जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगा, जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड होगा उसको हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब होगा जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगा उसको हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरा उनका कहना था जितना भी मॉलिक्यूल्स का अपना अपना स्पीड है उन सारे स्पीड का एवरेज निकालिए, उसको हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो एक था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास वही स्पीड था। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, जितना भी मॉलिक्यूल्स का अपना अपना स्पीड है सबका एवरेज वैल्यू। और थर्ड होता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। टर्म्स को देखिए, समझिए। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जितना भी वेलोसिटी है सबको आप ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दीजिए, इसको आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब क्या कीजिए, सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज निकालिए। तो सारे वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो पहले, सबको जोड़ दो, सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज निकालने का ये तरीका है। जब आप
सुनना ध्यान से, जब आप सारे के सारे मॉलिक्यूलर स्पीड के स्क्वायर का मीन निकालते हैं और उस मीन का रूट निकालते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, सारे मॉलिक्यूलर स्पीड के स्क्वायर का मीन निकालना, बाद में रूट निकालना। सारे मॉलिक्यूलर स्पीड के स्क्वायर का मीन निकालना, बाद में उसका रूट निकालना, यही कहलाता है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम fraction of molecules have this velocity। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड पाया जाता है, उसको आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। चलिए बढ़िया, थ्योरी में तीन चीज आ गई, एक हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक हो गया एवरेज वेलोसिटी, और एक हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ग्राफिकली देखिए, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्पीड, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। इस ग्राफ को थोड़ा रीड करने का कोशिश करना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये स्पीड है, इसको आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है उसको आप कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है दैट इज एवरेज वेलोसिटी, और सबसे लास्ट में आता है रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उससे बड़ा एवरेज वेलोसिटी, उससे बड़ा आरएमएस वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी बड़ा है और एवरेज वेलोसिटी से आरएमएस वेलोसिटी बड़ा है। सर इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? सुनिए, मैक्सवेल उसका भी इक्वेशन आपके सामने निकाल के दिए हैं, आपको यूज करना है। सी दिस केयरफुली। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज रूट अंडर 2RT by m. Average velocity is root under 8RT by pi m, and RMS velocity is under root 3RT by m. RMS वाला तो अभी डेरिवेशन भी किया होगा, ये देखो RMS वाला रूट अंडर 3RT by m। यस सर। बाकी मोस्ट प्रोबेबल रूट अंडर 2RT by m, एवरेज वेलोसिटी रूट अंडर 8RT by pi m। जहां जहां RT देख रहे हो, जहां जहां RT देख रहे हो वहां RT के जगह पे PV भी लिख सकते हो, और जहां जहां RT by m देख रहे हो वहां वहां P by डेंसिटी भी लिख सकते हो। मतलब रूट अंडर 2PV by m भी लिखा जा सकता है और रूट अंडर 2P by डेंसिटी भी लिखा जा सकता है। दिखाई दे रहा है लास्ट तक? उसी तरह आप यहां भी काम कर सकते हो, रूट अंडर 8PV by pi m या रूट अंडर 8P by pi into डेंसिटी लिख सकते हो, और ये तो आप पढ़े ही हो। रूट अंडर, हाँ बोलो। लास्ट वाला नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, समझ गया ना? यहां देखना, यहां PV by m था, उसको RT by m लिखे, RT by m को P by D लिखे, बस वही क्यों हुआ? यस सर। 3P by D, ये चीज जरा लग जाओ यहाँ काम पर। याद देखो, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे तो सभी का RT/m कट जाएगा, RT/m कट गया तो यहां बचा √2, यहां बचा h/पाई और यहां बचा √3। इज दिस क्लियर? यस सर। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ लिया गया, सीधा पूछा गया तीनों का रेशियो। जिनको याद था बस खाली टिक मारा है, 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड। अब जिनको याद नहीं है उनके लिए तो भाई 5 दिन भी कम। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से।